अच्छा, नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्री फॉल। हमारे पास फ्री फॉल को थोड़ा सा हम कम देखेंगे, ठीक है, मतलब आज पूरा कवर नहीं करेंगे। दो दो चीजें, दो केसेस हैं, टू टाइप्स ऑफ फ्री फॉल्स, विद एयर रेजिस्टेंस, विदाउट एयर रेजिस्टेंस। हम विद को देखेंगे आज, ठीक है। अब देखो, फॉलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी विद नो एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स। भाई क्या बात है ये मैंने पेंसिल ली, ठीक है, और ड्रॉप कर दिया। दिस इज फ्री फॉल, ठीक है, दिस इज फ्री फॉल। ये नीचे क्यों गिरी मुझे बताओ, जरा जल्दी से बताओ मुझे, नीचे क्यों गिरी है। मैं आपसे एक थोड़ा टेस्ट ले रहा हूँ, दो चीजें पूछ रहा हूँ, लास्ट क्लास में बताई थी। पहले तो मुझे बताओ ये नीचे क्यों गिरी। दूसरा मुझे बताओ कि इसके नीचे गिरने की एक्सेलरेशन क्या होगी, क्या इसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी या नहीं होगी। मुझे जल्दी से बताओ। गुड आएगा। अब मुझे बताओ कि अगर ये नीचे गिर रही है तो उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है कांस्टेंट, और अगर कांस्टेंट है तो क्या है। जल्दी से बताओ। डू नॉट सर्च इट ऑन गूगल, गलत बताओ सही बताओ, डज नॉट मैटर। अगर वो नीचे ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है, अगर वो चीज ऊपर से नीचे गिर रही है कोई चीज, तो उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी या नॉन यूनिफॉर्म होगी। बताओ, उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नॉन यूनिफॉर्म है, जल्दी से। अशरफ, मनाल, माहीन, हफ्सा, जल्दी जल्दी। कांस्टेंट है। और क्या होगी एक्सेलरेशन उसकी, 9.8, याद कर लो। अर्थ पे उसकी क्या है, 9.8 से वो गिर रही है नीचे, ठीक है। वो अर्थ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो नीचे गिर रही है, ठीक है। लेकिन ये बताऊं किस केस में, उस केस में जब हमारे पास कोई और चीज एक्ट नहीं कर रही हो, यानी देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, देयर इज नो अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, सिर्फ और सिर्फ उस ऑब्जेक्ट का वेट गिर रहा है उस पर। गिव मी अ सेकंड में आपको एक वीडियो दिखानी है मुझे। हम्म, हम्म, ठीक है, लुक एट दिस, ये वीडियो देखो। एक बार दोबारा देखो समझने के लिए। विद एयर रेजिस्टेंस जब किया, तो जो हैवी ऑब्जेक्ट था, ठीक है, जो हैवी ऑब्जेक्ट था वो पहले जमीन पे आ गया, और जो फेदर था वो पहले जमीन पे नहीं आया, वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन पे आया, ठीक है। अब इन्होंने वैक्यूम में कर रहे हैं यही। देखा, जैसे हमने वैक्यूम में किया तो दोनों चीजें साथ गिरी, ठीक है, दोनों चीजें साथ गिरी। मतलब क्या हुआ इस बात का, कि उनपे फिर सिर्फ और सिर्फ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वो लग रही थी, एक्सेलरेशन लग रही थी, और कुछ और नहीं लग रहा था, तो वो सेम स्पीड पे गिरी। लेकिन जब एयर रेजिस्टेंस थी तो उनका वेट भी था, उनकी एयर रेजिस्टेंस अलग अलग थी, ठीक है। अगर फेदर पे एयर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा लग रही थी, उस पे बहुत कम लग रही थी, ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे इफेक्ट्स आ रहे हैं। हम अभी आज पढ़ेंगे विद एयर रेजिस्टेंस को, ठीक है। सबसे पहले देखो, मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा मिटाऊं, इस ग्राफ को हम बड़ा गौर से समझेंगे। हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आई होप सबको याद हो कैसे किया था हमने, ठीक है। हमने क्या किया, वेलोसिटी एयर रेजिस्टेंस में देखा कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट, एक बॉल है, नीचे गिर रही है, ठीक है, नीचे गिर रही है, उसकी एक्सेलरेशन क्या थी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन वो सिर्फ ऐसे नीचे नहीं गिरेगी, उस पर कोई ना कोई एयर रेजिस्टेंस लाजमी पड़ेगी, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस पड़ेगी, जिसकी वजह से जब एयर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ है और बॉल नीचे, वेट नीचे की तरफ है, तो उसकी एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, 9.8 नहीं रहेगी बल्कि वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हुआ, सपोजिटली लेट्स से मेरे पास ये बॉल पहले 10 न्यूटन से
100 न्यूटन से नीचे जा रही थी, ठीक है। उस पर रेजिस्टेंस पड़ी, एयर रेजिस्टेंस पड़ी 20 न्यूटन की, ठीक है। उस पर एयर रेजिस्टेंस पड़ी 20 न्यूटन की। तो अब उसकी रिजल्टेंट फोर्स जो है कम हो जाएगी, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स कम होकर 80 न्यूटन हो जाएगी। अब आप देखो, अगर मेरी रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, अगर मेरी देखो रिजल्टेंट फोर्स वही, तो मेरी एक्सेलरेशन इंक्रीज या डिक्रीज होगी, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन मेरी डिक्रीज हो गई। ये मेरा ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा था, ठीक है। तो पहले 9.8 से ही वो एक्सेलरेट हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी रिजल्टेंट फोर्स बढ़ गई, ठीक है, यहाँ पे तो खैर डिक्रीज हो रही है अभी, तो उसकी एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन केस ये है कि जो भी बढ़े या डिक्रीज हो, अगर फोर्स बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन बढ़ेगी, अगर फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन भी कम होगी, ठीक है। अब हम इसका अगर वो देखें, ग्राफ देखें, तो हम देखते हैं पहले जब वो नीचे गिरा तो उसकी जो वो थी एक्सेलरेशन थी वो कांस्टेंट थी, ठीक है। कांस्टेंट का ग्राफ कैसे बनता है? कांस्टेंट का ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता एयर रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गई, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता एयर रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गई। अब हम एक पॉइंट पे आए कि भाई एयर रेजिस्टेंस पहले 20 थी, अब आहिस्ता आहिस्ता 20 से 30 हो गई, फिर 30 से वो 40 हो गई, और आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती जा रही है। तो हम क्या बोलेंगे? हाँ बिल्कुल, उसकी एक्सेलरेशन कम हो जाएगी ना एजा। अगर मैं लेट्स से उसको ऐसे गिरा रहा हूँ, ऐसे ही गिरा दिया मैंने उसे, कोई उसने फोर्स लगाई ऊपर से गिराया तो 9.8 से फॉल कर रही है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उससे नीचे से फोर्स लगेगी, हमारे पास उसका फॉर्मूला क्या है, नीचे गिरने का फॉर्मूला क्या है? एफ इज इक्वल टू एम है, ठीक है। एफ इज इक्वल टू एम है। अब सपोजिटली मेरे पास कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो मेरी टोटल जो फोर्स है वो 100 न्यूटन की लग रही है, ठीक है। टोटल फोर्स 100 न्यूटन की लग रही है। बॉल का जो भी मास है, लेट्स से 10 न्यूटन ले लो, ठीक है। मुझे उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी बताओ? मैंने एक्सेलरेशन की 100/10, 0 0, तो एक्सेलरेशन 10 आ रही है, ठीक है। एक्सेलरेशन मेरी कितनी आ रही है? 10 आ रही है, यानी वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आ रही है वो, ठीक है। लेकिन अगर लेट्स से मेरे पास वही चीज, फोर्स सेम रही, फोर्स अब मेरी कम हो गई, 80 न्यूटन हो गई, 80 रही, और मास मेरा क्या था? मास मेरा 10 रहा, मास चेंज नहीं हुआ, एक्सेलरेशन ढूंढनी है मैंने। तो 80/10, तो 0 0 यानी मेरी एक्सेलरेशन देखो क्या हो रही है, एक्सेलरेशन मेरी कम हो रही है, ठीक है। एक्सेलरेशन कम हो रही है तो ऑब्जेक्ट मेरा ऐसा नीचे आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे जैसे इसकी एयर रेजिस्टेंस बढ़ी, तो हमारा ग्राफ ऐसे कर्व आना शुरू हो जाएगा, ग्राफ में ऐसे कर्व आ जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म कर्व आना शुरू होगा, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई जो हमारी एयर रेजिस्टेंस और ऑब्जेक्ट दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी 100 न्यूटन की एयर रेजिस्टेंस लग रही है और 100 न्यूटन का वेट लग रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ? मेरी रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गई। क्या हुआ? मेरी रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गई, यानी मेरा ऑब्जेक्ट जो है पहुंच गया टर्मिनल वेलोसिटी पे। यहाँ पे एग्जामिनर आपसे पूछेगा डिस्क्राइब टर्मिनल वेलोसिटी, आपने क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट फॉल्स, ऑब्जेक्ट फॉल्स, ठीक है। द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज, राइट नाउ क्या है उसका? वेट है। द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज इट्स वेट। एयर रेजिस्टेंट एक्ट्स, air resistance acts and increases until a time comes when air resistance becomes equal to the weight, to the weight of the object. The resultant force equals to zero, and object reaches terminal velocity, reaches terminal velocity। ये आपसे एग्जामिनर यूजुअली पूछता है 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने इसमें 3 की पॉइंट्स हैं जो याद करना है। सबसे पहले पहली बात आपने लिखनी है, द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज इट्स वेट, ठीक है। फिर हमने लिखना है कि एयर रेजिस्टेंट एक्ट, पहला मार्क तो आपको इसका मिल जाएगा। फिर हमने लिखना है एयर रेजिस्टेंट एक्ट्स एंड इंक्रीजेस,
दूसरा मार्क मिल गया। ठीक है, until a time comes when air resistance become equal to the weight of the object, ये तीसरा मार्क मिल गया। और चौथा मार्क लिखना है रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू जीरो, चौथा मार्क। और फाइनली ऑब्जेक्ट रीचेस टर्मिनल वेलोसिटी। आपसे एग्जामिनर पूछेगा, आप पास पेपर खोलोगे ना, आपको इसके इतने क्वेश्चंस मिलेंगे। एग्जामिनर हर 2-3 साल में एक बार पूछ रहा होता है कि बताओ टर्मिनल वेलोसिटी क्या है। या एक बता बोलेगा कि भाई ये ऑब्जेक्ट गिर रहा है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट ने टर्मिनल वेलोसिटी रीच कर ली, बताओ कैसे रीच की। तो आपने बताना है कि भाई पहले उस पर सिर्फ उसका वेट एक्ट कर रहा था, फिर उस पर एयर रेजिस्टेंस ने एक्ट किया और एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई। एक टाइम ऐसा आया कि एयर रेजिस्टेंस बराबर हो गई ऑब्जेक्ट के वेट के, और जैसे ही ये वाला टाइम आया ऑब्जेक्ट की रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गई, जिसकी वजह से कांस्टेंट वेलोसिटी भी आ गया। अब मुझे बताओ, अगर उसमें 100 न्यूटन की फोर्स नीचे लग रही है और 100 न्यूटन की फोर्स ऊपर लग रही है, तो क्या ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ जाएगा? नहीं, ऑब्जेक्ट तो मूव कर रहा है, वो ऊपर से नीचे गिर रहा है, क्या वो जमीन फ्लोट थोड़ी करना शुरू कर देगा? वो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। वो मतलब एक ही वेलोसिटी से नीचे गिरता रहेगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से गिरता जा रहा है लेट्स से। तो हर सेकंड उसकी वेलोसिटी, जो एक्सेलरेशन या वेलोसिटी है वो सेम रहेगी, ठीक है। यानी उसकी एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। क्यों एक्सेलरेशन जीरो क्यों होगी? क्योंकि वेलोसिटी, जो हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी हमारी, ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने ये बात सीखी। और जो हमारे पास विदाउट एयर रेजिस्टेंस है उसमें तो कुछ भी नहीं है, उसमें हम सेम चीज, उसमें बस उसपे +9.8, या जहां भी वो एक्ट कर रही है, अगर मार्स पे गिर रहा है तो वो मार्स की ग्रेविटी दे देंगे आपको, और आप बताओगे कि वो 9.8 से ही गिर रहा है। मतलब उसकी जो एक्सेलरेशन है वो 9.8 है, यानी हर सेकंड वो 9.8 का इंक्रीज आ रहा है, उसमें कांस्टेंट इंक्रीज आ रहा है। ठीक है, मेन चीज जो आपने समझनी थी वो विद एयर रेजिस्टेंस समझनी थी, जो कि हमने समझ ली। विदाउट एयर रेजिस्टेंस में कुछ भी नहीं है, बस ये वो ऐसे गिर रहेगा, उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, क्यों? कांस्टेंट है एक्सेलरेशन, ठीक है। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। आज के लिए इतना ही रखते हैं। मजे करो, एंजॉय करो।